हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट विद चंद्रा में। मैं चंद्रभान आपके सामने उपस्थित हूँ आधुनिक भारत के इतिहास का वीडियो लेकर के। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी CR फार्मूले की या राजगोपालाचारी फार्मूले की। आज का जो हमारा टॉपिक है, और दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वेबल योजना और शिमला सम्मेलन। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो हमारा वीडियो है आपका आधुनिक भारत के इतिहास में भी आता है और आपका ये संविधान में भी आता है। वेबल योजना, शिमला समझौता के पश्चात, उसके पश्चात फिर आपके आम चुनाव होते हैं 1945 ईस्वी में ही। कैबिनेट मिशन आता है, फिर माउंटबेटन योजना, अंतरिम सरकार का गठन होता है, और फिर माउंटबेटन योजना आती है जब हम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लाते हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक आपके संविधान में भी पूछे जाते हैं। तो वेबल योजना क्या है, शिमला सम्मेलन क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं। इसीलिए मैंने एक साथ दोनों को पढ़ाने का सोचा है। और दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। प्रश्न कहाँ से पूछ लिया जाएगा कोई नहीं जानता है। कहने के लिए लोग ज़रूर कह देते हैं कि यह इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन धीरे धीरे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। अब एग्ज़ामिनर प्रश्न वहाँ से रखता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं। चूँकि इतने वर्षों से जो परीक्षाएं हैं, कंपटीशन परीक्षाएं वो हो रही हैं, तो अब एग्ज़ामिनर वहाँ से प्रश्न ढूंढ के लाता है जहाँ से कम पूछे गए हों। लेकिन यहाँ से तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, शिमला सम्मेलन या वेबल योजना कब हुई थी, ये पूछा जाता है प्रश्न। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कितने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं वेबल योजना से। इसका नाम वेबल योजना क्यों पड़ा? देखिए, वेबल योजना 1945 ईस्वी में, जब होता क्या है कि लॉर्ड वेबल जो है वो क्या करता है कि आपके विंस्टन चर्चिल जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनसे बात करता है, बैठक होती है, मिलते हैं। उसके पश्चात वो वहाँ से एक प्रस्ताव तैयार करता है और फिर ये आता है भारत। और अपने इस प्रस्ताव को भारतीयों को अपनी तरफ करने के लिए, अपने समर्थन में करने के लिए, चूँकि अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंतिम समय था वो चल रहा था, तो ऐसे स्थिति में इसने 14 जून 1945 ईस्वी को ये जो वेबल योजना थी, और किसने रखा? लॉर्ड वेबल ने इसको प्रस्तुत किया, उसने बनाया। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? वेबल योजना। मुख्य बिंदु क्या थे उसकी अगर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला मुख्य बिंदु है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मतलब कहने का, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, जहां पर भारतीयों की संख्या बहुत ही कम हुआ करती थी, अब क्या होगा कि यहां पर सभी दलों के जो सदस्य हैं उनको यहां पर स्थान दिया जाएगा। वायसराय की मुख्य जो आपकी कार्यकारिणी परिषद होती है वहां पर। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख का शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि जो सेना होगी वो किसके अधीन होगी? वो आपके वायसराय के अधीन होगी। सर्वोच्च पद जो होगा वो वायसराय का होगा। उसके अलावा जितने भी सारे पद होंगे वो सभी में भारतीय ही होंगे। कहा गया कि परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। वायसराय के अलावा अब सभी सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरीके से ब्रिटेन की जो व्यवस्था है, संसदीय जो व्यवस्था है, जिसमें राजा रानी होते हैं जो कि एक औपचारिक प्रमुख के रूप में होते हैं, तो लगभग लेकिन यहाँ क्या था कि यहाँ सेना को पूरी तरीके से वायसराय के नियंत्रण में रखने की बात की जा रही थी, और बाकी समस्त जितने पद हैं वहाँ पर भारतीयों की भर्ती की जाएगी, भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ये प्रावधान इस वेबल योजना में किया गया था। तीसरा पॉइंट है परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या। चूँकि अब मुसलमानों को भी
क्या करना था कि उनको भी सहमत करना था। शुरू से ही देख रहे थे अंग्रेज़ की मुस्लिम और जो हिंदू हैं वो आपस में बटे हुए हैं, मुस्लिम लीग के रूप में और कांग्रेस के रूप में। हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मुसलमान शामिल थे जो कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन मुस्लिम लीग तो यही समझती थी और आपके अंग्रेज़ भी यही समझते थे। तो परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर रहेगी, ये बात भी वेबल योजना में कही गई। चौथी बात जो है वो कही गई कि कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। CR फार्मूला जब दिया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा, वो उसमें प्रमुख जो नेतृत्व था वो महात्मा गांधी जी का था और वो उस समय जेल से छूट करके ही आए थे। तो यहाँ कहा गया कि कांग्रेस के नेता जो हैं सभी वो रिहा किए जाएंगे और शीघ्र ही क्या होगा कि शिमला में एक सर्वदलीय अर्थात सभी दलों का एक सम्मेलन होगा। शीघ्र ही शिमला में एक सभी दलों का सम्मेलन होगा और फिर क्या होगा कि युद्ध समाप्ति के उपरांत भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। ऐसी व्यवस्था वेबल योजना में कही गई थी कि ये जो युद्ध हो रहा है अंतिम क्षणों में चल रहा है, युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात भारत के जो लोग हैं वो अपना संविधान बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात देखिए दोस्तों, वायसराय की रखी गई कि वायसराय क्या होगा, प्रमुख यहाँ पर बना रहेगा। तो ये कुछ बातें थी आपके वेबल योजना की। अब इसकी जो अगली कड़ी है वो है आपका शिमला सम्मेलन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिमला सम्मेलन किस योजना के तहत हुआ था। तो दोस्तों वेबल योजना के तहत ही शिमला सम्मेलन हुआ था। ये जो वेबल योजना के मुख्य बिंदु हैं उनमें से आपने देखा कि चौथा जो बिंदु है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन होगा। तो यहाँ ये बात कही गई थी और इसीलिए शिमला में क्या होता है, ये सम्मेलन होता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। अब हम लोग बात करते हैं शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी की। शिमला आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, बहुत ही खूबसूरत शहर है और वहीं पर क्या होता है कि बैठक होती है, सभी दलों के जो नेता हैं वहाँ पर जाते हैं, चाहे वो आपके कांग्रेस के हों, मुस्लिम लीग के हों या जितने भी आपके अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य जो आपके दल थे, सभी दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पर जाते हैं इस सर्वदलीय, चूँकि सर्वदलीय सम्मेलन था, सभी दलों का सम्मेलन था, किसी एक खास दल का सम्मेलन नहीं था। तो ये जो शिमला सम्मेलन है इसकी शुरुआत 25 जून 1945 ईस्वी से की जाती है। शिमला में ये सर्वदलीय बैठक का आयोजन होता है 25 जून कब 1945 ईस्वी से। कुल मिलाकर के ये 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक चली, अर्थात कुल मिलाकर के 19 दिन। एग्जाम की दृष्टि से ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शिमला सम्मेलन कितने दिन तक चला था। तो 19 दिन तक। कब तक चला था, तो 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यह भी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लिए थे कि नहीं लिए थे? गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, ऐसे सारे नेताओं ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद ही थे, वो शामिल थे इसमें, लेकिन गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल नहीं थे, जबकि वो थे शिमला में ही थे, लेकिन उन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है। अगला पॉइंट है कि जिन्ना का कहना था, देखिए अब ये बैठक हो रही है, सारे लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ से मुस्लिम लीग धीरे धीरे उसका जो वर्चस्व है वो बढ़ता है। आप देख रहे हैं कोई भी बैठक होती है तो मुस्लिम लीग हमेशा बढ़त में रहती है, वो लोगों के ऊपर दबाव डालती रहती है। और दबाव तो सबसे पहले यही था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, लोग मिलाना चाहते थे लेकिन ये मान नहीं रहे थे। जैसा कि आपका CR फार्मूला में आपने देखा, इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई थी लेकिन फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना माने नहीं। तो यहाँ पर उनको ये कह सकते हैं कि वीटो का एक अस्त्र मिल गया था। जहाँ देखो तहाँ वो जिस भी सम्मेलन में भाग लेते थे उसको क्या करते थे, नकार देते थे। तो यहाँ पर एक वीटो शक्ति भी काम करने लगी थी मुस्लिम लीग के साथ में, और सब लोग सिर्फ इस दबाव में रहते थे कि जहाँ तक संभव हो इनको सहमत कर दिया जाए और देश का विभाजन ना हो।
ये था, लेकिन उनके तो मूड में बन चुका था कि देश का विभाजन तो होना ही है। तो जिन्ना का कहना था कि परिषद में जितने मुसलमान होंगे वो सभी किसके होंगे, मुस्लिम लीग के होंगे। अर्थात वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें जितने भी स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग से ही जाएंगे, ना कि कांग्रेस से। ये बात किसने कही, मोहम्मद अली जिन्ना ने कही। लेकिन कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं हुई, चूंकि वो अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी मानती थी जिसमें सभी जाति धर्म के लोग थे, इस वजह से वो सहमत नहीं हुई। जबकि मुस्लिम लीग के जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों की संस्था है, लेकिन कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की पार्टी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप कॉमन सेंस से ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े नेता अबुल कलाम आज़ाद सर के इतने महान नेता शामिल थे, तो हो सकता है मुस्लिम लीग का ये उद्देश्य मानना रहा हो, उद्देश्य रहा हो कि ये जो मुस्लिम नेता हैं इनके महत्व को कम किया जाए और सीधा क्या किया जाए कि ये जब हम ये कह देंगे कि मुस्लिम लीग के ही मुसलमान सिर्फ कार्यकारिणी परिषद में शामिल होंगे तो हो सकता है ये कांग्रेस छोड़ करके मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं, अगर इनको अपने पर्सनल स्वार्थ की चिंता होगी तो। ये मुस्लिम लीग की चाल थी। तो मुस्लिम लीग ने ऐसा सोचा और कहा कि मुस्लिम सदस्य वही सारे जाएंगे कार्यकारिणी परिषद में जो मुस्लिम लीग से होंगे, ना कि कांग्रेस से। कांग्रेस से हिंदुओं को भेजिए लेकिन मुस्लिमों को भेजने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग से जाएंगे। कांग्रेस इस बात से असहमत हो गई, वो सहमत नहीं हुई। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि साथ साथ में जो आपके अनुसूचित जाति के जो नेता थे उन नेताओं ने, जैसा कि भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें, उन नेताओं ने एक अपनी अलग मांग रखी हुई थी कि हमको पृथक नामांकन अलग से चाहिए, पृथक नामांकन का अधिकार वो मांग रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको सामने आपकी आती है कि अपने हर एक दल अपने अपने एक समुदाय का वर्चस्व प्रतिनिधित्व कर रहा था और वो ग्रुपों में बटा हुआ था। जातिवाद और सांप्रदायिकता, एक शब्द आता है सांप्रदायिकता, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। मुस्लिम लीग अपने लोगों के लिए, कांग्रेस अपने लोगों के लिए, लेकिन कांग्रेस ये बात नहीं मानती थी कि हम अपने हिंदुओं के लिए सिर्फ, चूंकि उसमें मुस्लिम भी शामिल थे। लेकिन जो आपके और आपके अनुसूचित जाति की जो पार्टियां रहती वो अपने लोगों के लिए। तो इस तरीके से सारे के सारे जो नेता थे वो अपने अपने लोगों की सिर्फ बात कर रहे थे और इसी वजह से ये सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिकता का शिकार हो जाता है। और जब सांप्रदायिकता का शिकार हो जाएगा, जब अपना हित ही सिर्फ देखा जाएगा, दूसरों का हित छोड़ करके सिर्फ अपना हित देखा जाएगा, ऐसी स्थिति में बात बनने वाली नहीं होती है। कहीं पे पर भी ये बात आप देख सकते हैं। लचीलापन व्यवहार जहाँ भी दिखाया जाता है वहीं पर ही बात बन पाती है और जहाँ पर इस तरीके की बातें आती हैं वहाँ बात नहीं बन पाती है। तो सांप्रदायिकता का माहौल बन गया, बातें कोई एक दूसरे की मानने को तैयार नहीं था और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। यह शिमला सम्मेलन जो 19 दिन चला वो असफल हो गया, कोई मायने नहीं निकला इसका, सारे के सारे अपने रास्ते पकड़े हुए थे। तो जबकि सब लोगों को एक साथ मिलकर के चलना था। भले वो अलग की बात है, आप अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करिए, अपने लोगों की बात करिए, अपने लोगों के विकास की बात करिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हर एक दल को लचीलापन व्यवहार दिखाना चाहिए। और आज के इस युग में भी हमें अपने घर परिवार समाज में भी ये चीज़ करनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा लचीलापन दिखाना चाहिए और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और ग्रुपबाजी जो है, गुटबाजी, ये कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। गुटबाजी से क्या होता है, आप ये दिखा रहे हैं कि हम एक नहीं है बल्कि अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म जातियों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है और इसी वजह से सम्मेलन क्या होता है, असफल हो जाता है। एक यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु है, बन सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि किस कांग्रेसी ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा दी है। तो ये आपके दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद जी हैं जिन्होंने कहा था कि भारत शिमला सम्मेलन जो है उसकी असफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक, एक
जल तो एक, जल का मतलब क्या है, सागर में जल है, अब उसको आप अलग करते हैं, जल विभाजक करते हैं, जल का विभाजन कर रहे हैं, तो इस तरीके का काम आप कर रहे हैं, उसको टुकड़ों में बांट रहे हैं। इस तरीके की बात अबुल कलाम आज़ाद ने कही थी। तो शिमला सम्मेलन भी यहाँ से आपका समाप्त हो जाता है। और जो आपके लॉर्ड वेवल थे, उसने कहा लास्ट में 14 जुलाई 1945 ईस्वी को उसने कहा कि ये असफल होता है, असफल की घोषणा करके वो छोड़ के चला जाता है। तो इस तरीके से दोनों जो टॉपिक आपके हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो कई तरीके के यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे शिमला सम्मेलन की ही बात करें कि कब से शुरू हुआ, कब तक चला, कितने दिन चला, गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए थे कि नहीं लिए थे, जिन्ना का क्या मत था, कांग्रेस क्यों सहमत नहीं थी शिमला सम्मेलन से, ये पूछा जा सकता है। साथ साथ में ये क्यों असफल हो गया, क्योंकि सम्मेलन सांप्रदायिकता का शिकार हो गया। और शिमला सम्मेलन में किसने कहा था कि ये भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा है, इसका असफल होना। तो देखिए कितने प्रश्न बन गए। तो कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे ही वेबल योजना से भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स कर सकते हैं, पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए सभी सब्जेक्ट के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।